हेलो अचीवर्स, ए4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का एक बेहतरीन टॉपिक, और वो टॉपिक होगा हमारे पास एक समान बाह्यवैदिक क्षेत्र में स्थित वैदिक द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक। और जैसा कि आपको ये पता है कि हमने वैदिक द्विध्रुव के बारे में आसानी से पढ़ चुके हैं। इसके वैदिक द्विध्रुव के कारण वैदिक क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक निकाल चुके हैं अच्छे और निरक्षे के लिए। अगर आपने उन टॉपिकों को नहीं देखा है तो आप जाइए और वहाँ से सबसे पहले उनको देखिए और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, ताकि आपको ये और भी अच्छे से समझ में आए। आई होप कि आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर भी अगर आप नए हो फिर भी इसके बाद भी आपको ऐसा समझाया जाएगा कि आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाए। तो देखिए, शुरू करते हैं आज के सीधे क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप इसको पढ़ो। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है कि इस हेडलाइन को पढ़ना। देखो, हेडलाइन को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है एक समान बाह्यवैदिक क्षेत्र में स्थित वैदिक द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। इसके लिए हमें व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो देखो, आप ये समझ रहे होगे कि एक समान बाह्यवैदिक क्षेत्र में स्थित वैदिक द्विध्रुव, इसका मतलब ये है कि जो वैदिक क्षेत्र है उसमें क्या स्थित है, वैदिक द्विध्रुव। और वैदिक द्विध्रुव पर जो बलयुग्म का आघूर्ण कार्य कर रहा है उसके लिए हमारे व्यंजक निकालना है हमें। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समान बाह्यवैदिक क्षेत्र बना लेते हैं। और आप जानते हो, जैसा कि हमें पता है कि वैदिक क्षेत्र को, यहाँ पर एक समान बाह्यवैदिक क्षेत्र को हम वैदिक बल रेखाओं की सहायता से दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमें पता है कि वैदिक बल रेखाएं वैदिक क्षेत्र में स्थित किसी धन आवेश को चलने की दिशा को दर्शाती हैं, या वैदिक बल रेखाएं वैदिक क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। वैदिक बल रेखाएं वैदिक क्षेत्र को दर्शाती हैं, वैदिक बल रेखाएं वैदिक बल को भी बल की दिशा को भी दर्शाती हैं। इस तरह हम जानते हैं। तो वैदिक क्षेत्र को हम किससे बनाएंगे, वैदिक बल रेखाओं की सहायता से। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये एक समान बाह्यवैदिक क्षेत्र के लिए हम ये लाइनें दिखा देते हैं समांतर। ये मैंने एक समान बाह्यवैदिक क्षेत्र को इन समांतर लाइनों से दिखा दिया है, इन समांतर लाइनों से दिखा दिया है। अच्छा, इसका मतलब ये एक समान बाह्यवैदिक क्षेत्र, तो वैदिक क्षेत्र कैसा है, एक समान है। तो इसका मतलब कुछ कभी कभी असमान भी हो सकता है। तो इस चित्र से आप कैसे पहचानोगे कि कभी समान है या कभी असमान है। तो उसके लिए आप ये देखो कि ये जो वैदिक बल रेखाएं, इनके बीच का गैप क्या है, लगभग समान है। ये बल रेखाएं, ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर एक दूसरे को, लगभग गैप समान है। आपको गैप समान रखना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन रेखाओं के बीच में, ये जो रेखाएं बनी है इनके बीच में गैप समान है, तो वो बन जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो ठीक है, तो ये क्या है, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी दर्शाती है और वैद्युत क्षेत्र को भी दर्शाती है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एक समान वैद्युत क्षेत्र को मैंने इन बल रेखाओं की सहायता से दिखा दिया कि यहाँ पर एक समान बाह्यवैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इस वैद्युत क्षेत्र में क्या स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये मैंने क्या किया, यहाँ से एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। इस एक समान बाह्यवैद्युत क्षेत्र में स्थित जो एक ये वैद्युत द्विध्रुव है, मैंने क्या देखा कि इसको हम, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, बल रेखा किधर की ओर जा रहे हैं, यूं इधर से लेकर इधर की ओर, एरो इधर से बनी इधर से इधर की ओर। तो ये जो बल रेखाएं होती है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। इसका मतलब इन लाइनों से हम समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की सदिश की इसकी दिशा किधर की ओर है, इधर की ओर, इधर से इधर की ओर। और एक और ये बात आप जान लो कि ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र फैला है, उसमें मैंने ये वैद्युत द्विध्रुव तो रखा है, लेकिन ये क्षेत्र की दिशा कहाँ है, इधर। तो इस जो ये क्षेत्र की ये दिशा है, इससे मैंने इसको थीटा कोण बनाते हुए रखा है। कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण। ये थीटा कोण बनाते हुए रखा है, इस क्षेत्र की दिशा से इसको मैंने थीटा कोण बनाते हुए रख दिया है। अब यहाँ से अगर हम क्या करें, इन दोनों को हम मिला देते हैं।
और जहाँ पर ये दोनों कट करेंगे इसको नाम दे देते हैं एक पॉइंट सी, एक पॉइंट सी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से मैंने दिखा दिया कि ये वैद्युत बल रेखाएं समांतर खींची गई हैं, मतलब गैप लगभग समान रखे गए हैं, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। और वैद्युत क्षेत्र में ये मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रख दिया। और जैसा कि आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। इस दूरी को हम अति अल्प दूरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अति अल्प दूरी। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर, देखो Q इसमें भी तो Q इसमें भी, तो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति, जैसे कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, Q को क्या कहते हैं, आवेश, एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उस निकाय या समायोजन को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित कर दिया है। अब आपको ये समझना है कि मुझे निकालना क्या है, इसमें लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, क्या निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण। और एक बात आपको ये याद रखनी है कि जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं धन आवेश की दिशा को दर्शाती हैं। किसको, धन आवेश की दिशा को, और किसी धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को, या कि बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती, तीन चीज़ों को दर्शाती हैं। तो मैंने क्या देखा कि अगर वैद्युत बल ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, तो इस धन आवेश पर बल की दिशा किधर की ओर होगी, जस्ट इधर की ही ओर। तो मैंने क्या दिखा दिया, यहाँ से इस Q आवेश पर जो लगने वाली बल की दिशा है वो इधर की ओर है, और इसको हम F दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इस माइनस Q पर देखें तो आपको पता है प्रकृति विपरीत होने पर सारे काम उल्टा होंगे। अगर धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर बल लगता है तो माइनस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा पे लगता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा यूँ है तो इस पर यूँ लगेगा इधर की ओर, तो इस पर जो लगने वाले बल की दिशा होगी वो यूँ होगी। और F क्यों इस बराबर होगा, क्योंकि देखो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, E फिक्स हो गया कि एक समान है। आवेश की बात करो, ये भी Q है और ये भी Q है। अगर आपसे हम ये कहें कि E बराबर F बराबर ई क्यू का फार्मूला लगा के देखो, ई क्यू का ये फार्मूला होता है। अगर आपसे कहें ये फिक्स हो गया है, ई फिक्स हो गया है, तो अगर F की बात करना है इस आवेश पर तो ई तो फिक्स ही है, तो ये फिक्स है, तो Q का मान यहाँ पर क्या रखोगे, ई क्यू। इसके लिए निकालोगे ये, अगर F1 देखें, ये इस पर F1 थोड़ी देर के लिए मान लें अगर, तो इसके लिए F1 निकालोगे तो ई क्यू, क्योंकि एक वैद्युत क्षेत्र तो ई ही है, Q यहाँ पर आवेश भी Q है। इसके लिए निकालोगे तो F2 निकालोगे तो क्या लिखोगे, ई एक समान वैद्युत क्षेत्र, और Q यहाँ का आवेश कितना है, Q, तो दोनों पे क्या आ गया, ई क्यू। इसका मतलब F1 बराबर F2, इस वजह से मैंने F और F दिखाया, ना कि F1 और F2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश पर बराबर बल तो लग रहे हैं, लेकिन उसकी दिशा विपरीत है, एक की इधर की ओर तो एक की इधर की ओर। अब आपको सच में ये पता करना है कि क्या ये जो बल युग्म लिखा है इसका मतलब क्या, दो बल युग्म का मतलब जोड़ा, क्या इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं इस द्विध्रुव पर। तो आप देखोगे कि हाँ, एक ये वैद्युत द्विध्रुव उधर की ओर दिशा इस कॉर्नर पे उधर की ओर लग रहा है, इस आवेश पर इधर की ओर लग रहा है, तो दो बल लग रहे हैं, इसका मतलब बल युग्म तो बना रहे हैं। तो उसका आघूर्ण क्या है, आघूर्ण का मतलब घुमाने की प्रवृत्ति। तो आप ये सोचो कि मेरे पास ये ऐसे रखा है, ठीक है, जैसे ये ऐसे रखा है, अब ये वाला क्या कर रहा है, इधर ऐसे पकड़े हुए, ये हाथ भी उधर की ओर, और ये वाला यूँ पकड़े। अब इसको क्या करेंगे, ये बल लगाएंगे तो ऐसे खींचते हुए क्या करते हैं, ऐसे करने की कोशिश करते हैं, ऐसे थीटा कोण बनाते हुए रखा है। और ये क्या करते हैं, ये भाई उधर की ओर खींचेगा, ये इधर की ओर, तो ये जाहिर सी बात ऐसे खींचते चला आएगा। और ये कैसे कर देते हैं, संरेखित, जब संरेखित कर देते तो अब ये दोनों बल चाहे जितना खींचे नहीं होंगे। तो ये दोनों बल मिल करके क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक ऐसा बल युग्म लगाते हैं जो कि इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। तो उसी को जो बल युग्म का आघूर्ण है उसको हम टाउ कहते हैं। उसके जो ये जो दोनों बल युग्म लग रहे हैं इनका आघूर्ण क्या होगा, टाउ। उस टाउ के लिए हमें व्यंजक निकालना है। तो आपके लिए पहले सबसे पहले हम जरी सी बात ये बता दें छोटी सी, कि जो बल युग्म का आघूर्ण होता है, बल युग्म का आघूर्ण, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, ये होता है बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इससे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर ये निकालना है, इसको आघूर्ण को क्या कहते हो, टाउ, यही है ये टाउ। तो टाउ अगर मुझे निकालना है तो क्या ज़रूरत होगी, बल की और बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। दो चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, एक बल की और बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी।
आपको पता है बल तो दोनों पे EQ ही लग रहा है, तो बल तो मुझे पता चल जाएगा आसानी से कि वैद्युत क्षेत्र के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल EQ बराबर EQ, तुरंत मुझे पता चल जाएगा कितना लगेगा EQ। तो ये तो मुझे पता चल जाएगा। बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये आपको अच्छे से समझना है। अगर इतना समझ लिए तो डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव AB, एक वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये मैंने मान लिया कि माना ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ये AB वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से ये थीटा कोण बनाते हुए रखा है, इतना मैंने लिख दिया। अब आपको क्या लिखोगे कि वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, लिखोगे वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। ठीक है, कि इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो वो क्या होगा, F बराबर EQ, समीकरण नंबर 1। तो बल तो मुझे पता चल गया। अब आपको क्या लिखना है, बल युग्म का आघूर्ण, तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण, उसके लिए व्यंजक तो ये है। तो आप सबसे पहले क्या करो कि बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी आपको निकालनी है। तो देखना, अगर आपसे हम ये कहें तो द्विध्रुव ऐसे रखा है, तो आपको छोटा सा चित्र बनाकर अलग से दिखाएं। तो यहाँ से मैंने माना कि ये मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये ऐसे है वैद्युत द्विध्रुव, प्लस Q माइनस Q। इस पर बल किधर की ओर लग रहा है, ये इधर की ओर, इस पर बल इधर की ओर। बल आपको पता चल गया कि ये ठीक ऐसे कार्य कर रहा है और ये ठीक ऐसे कार्य कर रहा है, ऐसे बल कार्य कर रहे हैं दोनों। अगर आपसे ये कहें बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, तो जो ये बल इधर की क्रिया रेखा का मतलब जिधर की ओर बल कार्य कर रहा है, जिधर की ओर बल कार्य कर रहे हैं, तो इधर का बल इधर की ओर, इधर ये वाला बल इधर की ओर, तो इनके बीच की लंबवत दूरी। तो क्या अगर हम ऐसे आपको मिला कर दिखाएं कि ये वाली देखो उधर की ओर है, अब इस बिंदु से हम बल को सीधे दिखा रहे हैं, ये F1 हो गया, और इस पॉइंट पर दिखा दे रहे हैं F2, ये F1 F2, और दोनों इक्वल हैं। अगर हम इसको ऐसे खींच दें, इसको ऐसे खींच दें, या यहीं पर ऐसे चेक कर लो, ऐसे खींच दें और इसको ज़रा सा ऐसे बढ़ा लें, तो अब आप क्या देख रहे हो, इसको गौर से देखो, तो ये जो F है ये इसकी क्रिया रेखा अभी भी तो वही है। अगर ये एरो भी मिला देते हो तो बल की दिशा इधर की ही तो ओर है, और इसकी उधर की ओर है, इसकी इधर की ओर है। तो अभी भी देख लो, तो अगर ये मैं इस तरह का ग्राफ बना के दिखाता हूँ तो ये ग्राफ पूरा इस तरह का बन के आएगा अगर द्विध्रुव हटा दे तो। अब आपको गौर करना है इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, मतलब दोनों बलों से ठीक 90 अंश पर होने चाहिए। ऐसी पहले कोई दूरी ढूंढो जो कि वो दोनों बलों से 90 अंश का कोण बनाते हो, फिर उसी की दूरी माप लेना, वही हमारे लिए होगी बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो आप देखो इस बल से ये लाइन कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का, और इस वाले बल की, ये जो बल की दिशा है, इस बल की क्रिया रेखा के साथ यही वाली लाइन कितने अंश का कोण बना रही, 90 अंश। इसका मतलब आपने एक बात तो सीख लिया कि जो ये वाली सीधी लाइन होगी, ये सीधी लाइन, यही वो लाइन है जो इस और इस दोनों बलों के साथ एक ही साथ क्रिया, इधर की ओर, इधर की क्रिया इसकी बल की और इसकी इधर की ओर, और इन दोनों के साथ एक ही साथ में एक ही रेखा 90 अंश का कोण दोनों ओर से बना रही। इसका मतलब जो लंबवत दूरी होगी उसका नाम क्या होगा, BC। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या है, BC। तो इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि मुझे निकालना क्या है, लंबवत दूरी BC। तो आप क्या करो, ABC त्रिभुज ले लो। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC में लंबवत दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये आपको चित्र के नीचे ही लिखकर दिखा देना होगा। ये आपको यहाँ लिखना है, मैंने समझाया था कि किस किस की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आसानी से निकाला जा सके। त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो आप क्या लिखोगे, देखो ये आपको कर्ण पता है, ये आपको कर्ण पता है, और आपको निकालना क्या है, लंब।
ये बी सी की वैल्यू निकालना है, कर्ण आपको पता है। तो मैंने कल एक बार ये भी बताई थी इससे पहले वाले डेरिवेशन पे कि आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, जिसमें एल ए एल के ए इस बात का जिक्र हुआ था इसमें। इसको मैंने बताया था ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन। कॉट सेक कॉसेक की बात नहीं करते, सिर्फ ऊपर वालों की बात करते हैं। अब आप इन तीनों में से आपको एक बात पता लगानी कि आप देखो ये लंब पता करना है और कर्ण आपको पता है, तो लंब और कर्ण में संबंध कौन होता है? एल को लंब कहते हैं, ए को आधार और के को कर्ण कहते हैं। तो इनमें संबंध ढूंढो, लंब और कर्ण में कौन सा दिख रहा है? तो साइन का क्या होगा? लंब कर्ण। इस कॉस का क्या? आधार कर्ण। टैन का क्या है? लंब आधार। तो साइन का ही तो सिर्फ दिखा लंब बटे कर्ण। तो आपको ये पता चल गया कि इस त्रिभुज में मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है? साइन थीटा का। तो आप लिखोगे, इस त्रिभुज को अलग हम करके दिखा दें तो ये ऐसे है, ये है बी, ये पॉइंट है सी, ये दूरी है 2l और ये पॉइंट है ए। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब की वैल्यू कितनी है? यहाँ से देखो, साइन थीटा बराबर लंब की वैल्यू कितनी है? लंब मुझे पता करना है तो बी सी लिख दो, बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है? 2l। तो ये 2l बटे में इधर आएगा तो गुणे में, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा। तो बी सी बराबर ये 2l का गुणा हो जाएगा तो 2l साइन थीटा। ये आपको पता चल गया कि जो लंबवत दूरी है वो कितनी आएगी? 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। ये आपको पता चल गई होगी कि इस त्रिभुज ABC में मैंने क्या किया है? लंब और कर्ण में संबंध निकालना है, क्योंकि लंब मुझे पता करनी है। तो इस लंब को क्या कहेंगे? BC, और यहाँ पर कर्ण पता है तो लंब बटे कर्ण मैंने साइन थीटा फार्मूला लगाया। लंब की वैल्यू कितनी थी? पता करनी थी तो BC लिख दिया मैंने। कर्ण की वैल्यू कितनी है? बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है? 2l, मैंने 2l कर दिया बटे में। ये 2l बटे में होता है, इधर आ गया तो गुणे में, तो उधर BC बचा, इधर 2l साइन थीटा, तो BC बराबर 2l साइन थीटा। और यही क्या है? हमारी लंबवत दूरी। तो आपको ये भी पता चल गई कि ये जो दूरी है ये वाली, ये कितनी है? 2l साइन थीटा। अब आप यहाँ सीधे फार्मूला लगाओगे कि बल युग्म का आघूर्ण, लिखोगे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, और इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टाउ से। और टाउ बराबर होगा क्या? तो लिखोगे वो जो मैंने लिखा है, बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो क्या लिखोगे? बल गुणे बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब देखो यहाँ से मुझे क्या करना है? ये टाउ मुझे तो पता ही है, ये मैंने टाउ लिख दिया बराबर बल की वैल्यू क्या है? F, तो बल को F से डिनोट करते लिख दिया मैंने। बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहोगे? पहले BC, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? BC। अब वैल्यू बस आपको पुटअप करनी है। तो देखो ये टाउ तो है ही अपनी जगह पे, बल की वैल्यू यहाँ से रख दो EQ, तो मैंने क्या किया? EQ गुणे BC की वैल्यू कितनी निकली है? BC की 2l साइन थीटा। यहाँ से देख लो 2l साइन थीटा, तो क्या कर दिया जाए? 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर, देखो इस Q को इसके पास भेज दे रहे तो इधर E बचेगा और ये क्या हो जाएगा? 2LQ साइन थीटा। गुणे पे किसी को कहीं भी भेजा जा सकता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो ये Q मैंने इसके पास भेज दिया तो क्या हो जाएगा? 2l और Q साइन थीटा। अब आप जानते हो कि मैंने द्विध्रुव वाले जब द्विध्रुवकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलाई थी अक्षीय और निरक्षीय दोनों पे, मैंने बताया था कि P बराबर होता है 2LQ, और P को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हो। इसे P से प्रदर्शित करते हो आप। तो यहाँ से क्या बनेगा? E क्रॉस, ये क्या बनेगा? P, और क्या है आगे? साइन थीटा। तो टाउ बराबर ये क्या आ जाएगा हमारे पास? टाउ बराबर ये PE साइन थीटा, गुणा कर दो तो PE साइन थीटा। ये क्या बन गया हमारे पास? PE साइन थीटा। अब आपको हम ज़रा सी एक कहानी ये बता दें कि ताकि आप कभी भूलो नहीं। अगर
आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिले तो आप जब इनको हटाओगे तो ए बी साइन थीटा आता है। मतलब ये अगर डॉट प्रोडक्ट है दो सदिशों का तो ए बी लिखेंगे और उसके साथ कॉस थीटा आएगा, सॉरी क्या आएगा, कॉस थीटा। और अगर इन दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो वो आता है ए बी साइन थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हम बढ़ेंगे इसकी तरफ कि इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें कि क्या है तो ये पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर क्या निकला, पी ई साइन थीटा। अगर आप इसको देखो ए क्रॉस बी वेक्टर को लिख सकते हो ए बी साइन थीटा, तो क्या ए बी साइन थीटा मिले तो हम उसको ऐसे बना नहीं सकते, तो आप बोलोगे बना सकते हैं क्योंकि ये दोनों कैसे हैं आपस में इक्वल। तो आप गौर से देखो ए की जगह पे अपने पास पी है, बी की जगह पे अपने पास ई है और साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा है। तो इधर क्या लिखते हो, ए क्रॉस बी वेक्टर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो यहाँ से टाउ का लास्ट फार्मूला निकल के आएगा, टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये निकल के आता है। और ये रहा हमारा लास्ट डेरिवेशन का अंतिम फार्मूला। अगर आपको यहाँ से एक बात ये समझ लेना है, नोट पॉइंट के लिए मैं आपको ये बता दूँ, कुछ अच्छी जानकारी है। जानकारी ये है कि आपसे अगर कोई ये पूछा जाए कि ये जो बल इधर की ओर लगता है, ये बल इधर की ओर लगता है, तो ये दोनों बल क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है तो एक बल इधर की ओर पकड़ के ऐसे कार्य करता है उधर की ओर, और एक बल इधर की ओर, तो ये दोनों ऐसे संरेखित करने कार्य करते हैं। तो इस बल का नाम क्या होता है, तो इसे कहते हो प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यानयन बल युग्म। क्या कहते हो, प्रत्यानयन बल युग्म। दो है तो क्या कहोगे, प्रत्यानयन बल युग्म। इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म। ये आपको याद रखना है। और इस प्रत्यानयन बल युग्म का ही हम लोग आघूर्ण निकालते हैं। और बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आई हैं तो फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।